हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि है मैथ स्टैंडर्ड का। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स के हैं और कुछ 80 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि मैंने 2020 से 2024 सभी पेपर्स को सेलेक्ट किया है। तो आप प्लीज इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ पेपर हमारे जो कोरोना के बाद हुए थे वो 40 मार्क्स के हुए थे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखने हैं, तो प्लीज। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को करना। कोई क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो मैंने उसको हटा के एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे ऐड कर दिया है। तो प्लीज इस पूरे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को लेके आए और आपके स्कोर को अच्छा करने में हेल्प कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में हमारा सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। ठीक है, आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जैसा आप देख रहे हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ब्रैकेट 4b² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक नॉर्मल और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होगा। वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका जो a वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। तो आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। इक्वेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास पहला टर्म भी मौजूद है एक्स स्क्वायर वाला, तो उससे पहले कोई चीज नहीं लिखी का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आता है बी। तो बी होता है हमारा एक्स से पहले वाला, तो यहां पर बी जो है वो है हमारा माइनस का 2a, और लास्ट में होता है सी। और सी हमारा ये लास्ट वाला पूरा का पूरा टर्म होता है, वो हमारा ये है। साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा है माइनस 4b² माइनस a स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन जिस भी वेरिएबल को होगी उसके इक्वल में हम रख के ये फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो एक्स की इक्वेशन थी, एक्स के इक्वल में रखा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए माइनस 2a। ध्यान रहे साइन, ये b का साइन अलग से है और बाहर फॉर्मूले में अलग से साइन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। प्लस माइनस अगेन माइनस 2a, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है होल स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू ये है, देखिए ये पूरी वैल्यू। साइन भी ध्यान रखेंगे, माइनस, फिर से ब्रैकेट आ रहा है 4b² माइनस a स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस और माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2a। रूट के अंदर देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 इंटू 1 इंटू दिस, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 4। उसके बाद 4 की फिर मल्टीप्लाई होनी है 4b² माइनस a स्क्वायर से। ठीक है, अपॉन में 2 1 2, ये हो गया 2a, 4a² प्लस अंदर भी प्लस है तो 4 4 16b²। नेक्स्ट प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 इंटू ए 4a² अपॉन 2। देखिए प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ चुका है ये अंडर रूट 16b² अपॉन 2। अभी 16 हमारा रूट के बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 4 और b² बाहर आके बचेगा b, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ b² इज b। ओके, तो ये हो गया 2। हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू शो हो रही है प्लस और माइनस करके। तो पहली बार हम, क्योंकि हमें पता है दो रूट आते हैं, तो पहली बार हम इसे प्लस के साथ लिख लेंगे। प्लस के साथ जब लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन है ऊपर, a प्लस 2b, बिकॉज 2 को कॉमन ले लिया था। 2 अपॉन में है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया a प्लस 2b फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू में हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर दोनों साइन यूज हो रहे थे ना, तो माइनस के साथ लिखेंगे।
यहाँ फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा a, बट इस बार साइन माइनस का आएगा, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो सेकंड वैल्यू आ गई a माइनस 2b। तो ये थे हमारे आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 1 का बी पार्ट हमें करना है। अब इस बी पार्ट में आपसे क्या रखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab(x) प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, देन प्रूव बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या है वो, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab(x) प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, और आपको कंडीशन दे रखी है इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में हमारा क्या होता है, उसमें हमारा जो डी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे। दूसरा होता है हमारा यही जो हमने लिखा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, डी इक्वल टू 0, और लास्ट होता है डी लेस देन 0, और ये कंडीशन हमारी होती है नो रियल रूट्स की। नो रियल रूट्स में हमारे इमेजनरी रूट्स मिलते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं करते हैं बाद में। यहां पर क्या थी कंडीशन, इक्वल एंड रियल रूट्स जब आप देखें तो आप डी इक्वल टू 0 रखेंगे। अब ये डी क्या होता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब ए बी और सी हमने अभी देखा था कि क्या क्या है, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि हम यहां देख सकते हैं, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि यहां पे है, और सी हमारा लास्ट वाला कोफिशिएंट है जो कि इधर है। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। नाउ इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू हमने पुट करी 2ab, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, 4, ए की वैल्यू लिखी हमने 1 प्लस ए स्क्वायर, नेक्स्ट सी की वैल्यू अगले ब्रैकेट में लिख ली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इक्वल में 0। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है हम यहीं से प्रूफ कर देंगे, बस आप इसको ध्यान से देखते रहिए। 2 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 4 को पहले मल्टीप्लाई मत कराइएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे दो दो टर्म है तो इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो पहले 1 की कराते हैं हम दोनों के साथ, तो 1 की बी स्क्वायर से कराई तो हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर 1 की हम सी स्क्वायर से कराएंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस का सी स्क्वायर, ऐसे ही ए की कराते हैं, दोनों ही प्लस के हैं तो ये प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर की सी स्क्वायर से कराएंगे तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आप ध्यान से करिएगा इसे। अब अंदर माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की, तो 4 की पहले बी स्क्वायर से कराई तो ये 4b स्क्वायर हो गया, फिर इसके साथ कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर, फिर नेक्स्ट इसके साथ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और लास्ट में फिर इन दोनों की करानी है तो ये दोनों माइनस है तो प्लस बन जाएंगे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ यहां पर आपको ये दो टर्म दिख रहे होंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज साइन अलग अलग है। हमारे पास बचते हैं ये वाले टर्म माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अब यहां से आप आइडिया ले सकते हैं आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था सी स्क्वायर इसमें कॉमन था, तो अगर आप यहां भी देखें तो यहाँ पे आपको दो टर्म मिल रहे हैं जिनके पास सी स्क्वायर है, तो आप अपने प्रूफ से थोड़ा सा आइडिया लेके यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे किसको, 4 को और सी स्क्वायर को, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बिकॉज ये टर्म तो पूरा ही बाहर आ चुका है। नेक्स्ट टर्म के पास बचेगा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब 4b स्क्वायर, ये प्लस का जो टर्म है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4c स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास आ चुका है बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप बस इसको एक बार और देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। ओके, नाउ अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमसे क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 5 एंड A20 इक्वल टू 135। तो हमें यहाँ पर
सम निकालना है, सम मतलब एस एन, ठीक है। कितने टर्म्स का बोला है? 20 टर्म का, तो उसको बोलेंगे S20। तो S20 की वैल्यू निकालनी है, जहां पर डी आपको 5 दे रखा है और A20 का मतलब होता है 20th टर्म, ओके। तो जब आपसे सम बोलता है तो आप S लिखते हैं SN में फॉर्म में, और अगर 20th टर्म 30th टर्म तो A के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। तो वो हमको दे रखा है 135। अब देखिए 20th टर्म कैसे ओपन होता है, तो जो 20th टर्म होता है जो कि 135 दे रखा है, इसको हम ओपन करते हैं A+19D, एक कम हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूले में n-1 होता है ना, तो जो n की जगह पे, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे 20 लिखा है, 20 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो इस वजह से ये 19 आ जाता है, ओके। तो यहाँ d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 19 इंटू 5 इक्वल टू 135। 19 5 सा होता है हमारा 95, ये यहां से माइनस में जाएगा उधर, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 40, ओके। 40 आ चुका है। अब ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालना था S20, ओके। S20 के लिए हमें SN का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर भी n20 है, तो यहां भी S20 बोलेंगे, n की जगह पे 20 को प्लेस कर देंगे। a की वैल्यू अभी आ चुकी है, तो ये रख दी हमने, n के प्लेस में 20 है ही, और d की वैल्यू हमने देख ली ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी 5। 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 42 हो जाएगा हमारा 80, 20 में से 1 माइनस किया 19 इंटू 5, ओके। अगेन 19 5 सा 95, अब 80 प्लस 95 हमारा हो जाएगा ये 175, और 175 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1750। तो सम ऑफ 20 टर्म्स हमारे कितने आ गए? 1750, ठीक है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करना है? मोड फाइंड करना है गिवन फ्रीक्वेंसी का, ओके। तो मोड कैलकुलेट करना काफी इजी है अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट है, जैसे कि यहां पर है, आपको क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब जब क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखी है, तो आपको बस क्या करना होता है? फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू को चुनना होता है, ठीक है। अगर आपसे मोड पूछ ले तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आप चुन लेते हैं। अब सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो ये हमारी है 23, ओके। तो ध्यान रहे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23। इसी को आप बोलते हैं F1, ओके। ये टर्म्स हमारे फॉर्मूले में आते हैं, तो हम इनको लिख लेंगे F1। F1 से ऊपर जो होता है वो होता है F0 या F0 भी बोलते हैं। F1 के नीचे होता है F2, ओके। ये जो क्लास है ये आपकी मॉडल क्लास है, इस पूरी क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास। कौन सी क्लास? तो ये देखिए, ये वाली क्लास, ये वाली हमारी जो है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। अब यहां पर जो वैल्यूज है, तो इस वाली वैल्यू को, ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये कितनी हो गई? 45, और h होता है हमारा गैप। तो 55 और 45 के बीच में कितने गैप है? 10 का। जो पूरी क्लासेस के बीच में गैप है ना, वो हमारा h की वैल्यू होती है। तो सारे टर्म्स लिखने के बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है मोड का। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ओके। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को स्टार्टिंग में ही गलत लिख देते हैं या मीन मीडियन में कंफ्यूज होकर कहीं कुछ कर देते हैं, तो आपका सब गलत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास को बहुत ध्यान से चुनना है, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है उसको देख के, उसके बाद सभी टर्म्स को लिख लेना है, फिर फॉर्मूले को बिल्कुल सही लिखना है, उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देना है, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब एल की वैल्यू कितनी है? 45। जल्दीबाजी नहीं करनी है लेकिन ध्यान से, ठीक है। F1 की बात करी जाए तो 23, F0 की वैल्यू कितनी है? 22, अपॉन में आते हैं 2 इंटू 23 माइनस 22, और F2 की वैल्यू है 14, और गैप को साइड में यहाँ पे 10 कर लिख लिया, ठीक है। ये हो गया 45, 23 में से 22 अगर मैं माइनस किया तो आया 1, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 46, माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36, ओके। अब देखिए 45 प्लस 1, 46 में से 36 को माइनस किया तो 10 आ जाता है, 10 और 10 एक दूसरे को 1 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो 45 प्लस 1 1 सा हो गया 1, तो 45 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 46,
ओके, तो ये आपका मोड आ चुका है और ध्यान रहे कि मोड हमेशा मॉडल क्लास के बीच में ही आएगा। तो देखिए ये हमारा 46 इसी क्लास के बीच में आना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस क्वेश्चन 150 spherical marbles, each of diameter 1.4 centimeter, are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water and are completely immersed in water. Find the rise in the water level in the cylindrical vessel. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक सिलेंड्रिकल वेसल बना देते हैं, इसके अंदर हमारे 150 मार्बल्स को डाला जा रहा है। अब ये छोटे छोटे मार्बल्स हैं, ये इसके अंदर डाले जा रहे हैं। अब जो मार्बल है उनकी जो नंबर दे रखा है, तो मार्बल्स जो दे रखा है एन की वैल्यू वो दे रखी है 150। एक मार्बल जो है, मार्बल का शेप आपको पता है स्फेरिकल मार्बल होते हैं और यहाँ पे भी दे रखा है, उसका जो डायमीटर है ये जो डी वो आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इसके रेडियस को भी सॉल्व कर लेंगे। 1.4 का हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल वेसल का जो डायमीटर है वो भी दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी हम रेडियस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ओके, या 3.5। अब हमसे कह रखा है जब हम इसको इसमें डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ था और ये कंप्लीटली डूब जा रहे हैं मार्बल, ओके, इनके डूबने पर क्या होगा, वाटर का लेवल कुछ ऊपर जाएगा ना। हमें पता है कि जब पानी में कोई चीज डालते हैं ना, उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा जितना उस चीज का वेट होगा, ओके। तो अपने वेट के अकॉर्डिंग वो पानी को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ डिस्प्लेस कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ करेगा, तो यहाँ पे उसका क्या आएगा, राइस आएगा वाटर में। तो हमें वही निकालना है कितना वाटर राइस हुआ, मतलब उसका लेवल कितना बड़ा, एच की वैल्यू निकालनी है, ओके। आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब देखिए हमारा सिंपल सा फंडा क्या होता है कि एन जो होता है हमारा मल्टीप्लाई होता है जो चीज यहाँ छोटी है उसके वॉल्यूम से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, और मार्बल का शेप आपको पता ही है, तो मार्बल्स की हम बात करेंगे, वो इक्वल होगा किसके, देखिए इसके अंदर जब मार्बल डाल रहे हैं तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब पानी ऊपर कितना जा रहा होगा, मतलब जितना उन मार्बल्स का क्या होगा, वॉल्यूम होगा ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइस इन सिलेंडर। ये बात ध्यान रहे, पूरा टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं है, सिर्फ उतना ही पानी तो ऊपर जाएगा। अब यहां पर हम रखते हैं वैल्यू, तो एन की वैल्यू तो आपको 150 क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा आप वहां पे ये रख देना। अब स्फेयर, जो मार्बल है हमारे, उनका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने की वजह से स्फेयर का वॉल्यूम लेंगे, तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके। मैंने आर अलग अलग लिया है क्योंकि यहां पर आप अलग अलग आर को दिखाएंगे, दोनों का अलग है इसलिए। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, उससे पहले कैंसिल कर देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल कर लीजिएगा पहले ही, क्योंकि दोनों साइड आपको पता है कांस्टेंट एक ही वैल्यू है, कट जाएगा। 3 से 150 कट कर देते हैं, 3 5 15। अब आपका बचता है 50 इंटू 4। आर की बात करी जाए स्फेयर के अकॉर्डिंग रखना ध्यान से, तो ये वैल्यू है 0.7, क्यूब का मतलब ये 3 बार है। नेक्स्ट इक्वल में आते हैं, यहां पे आर कैपिटल वाला है जो कि हमने सिलेंडर का माना था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/2 था, ठीक है। तो मैं इसको 7/2 लिख सकता हूँ या 3.5 भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 7/2 लिख लेता हूँ। और एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कितना पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहां से जो डिवाइड के हैं सारे ऊपर चले जाएंगे, तो ये ऊपर ले आते हैं हम, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 2 इंटू 2, और जो ऊपर के टर्म्स हैं वो हमारे नीचे आ जाएंगे, 7 इंटू 7 नंबर जो है कैंसिल कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट हटाता हूँ, नीचे 0 लगा देता हूँ, यहाँ भी एक पॉइंट हटाया तो एक प्लेस था 0 आ गया, यहाँ भी पॉइंट हटा के 0 कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल कर दिया मैंने, 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा, इधर भी 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा, और यहाँ 5 से 50 को कैंसिल करते हैं, 5 10 जा 50, इधर भी 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 2 जा, और यहाँ 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 5 जा। अल्टीमेटली हमारे पास जो नंबर बच रहे हैं, अब यहाँ पर ऊपर देखिए क्या बचा, यहाँ बचा 4, तो एक 4 लिख दिया।
एक अभी 7 बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में सिर्फ 5 बचा है, तो 5 को लिख दिया। तो ये हो जाएगा 7 4 28 अपॉन 5 और इक्वल में h। इसको कट करते हैं तो 5 की टेबल पड़ी, 5 5 सा 25, 25 28 में से 25 माइनस किया 3 बच गया, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, फिर 5 6 सा। तो फाइनली जो हमारा वाटर राइस आया है वो 5.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो हाइट आ जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। ये इसका और पार्ट है, बी वाला पार्ट। इसमें क्या रखा है, 3 क्यूब्स साइड 6 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ पे 3 क्यूब हैं, उनको जोड़ा गया है। अब क्यूब हमारे यहाँ पर जो हैं इनको हमने ज्वाइन कर दिया है, ओके। हर एक क्यूब की अगर बात करी जाए तो उनकी साइड कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ईच का मतलब सभी के, ठीक है। तो ऐसे एक और क्यूब है, उसको भी जोड़ दिया इन्होंने, और एक और क्यूब जोड़ दिया। तो जब हम 3 क्यूब को जोड़ देंगे तो कॉमन सी बात है ये क्यूबॉइड का शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड का ही क्या बताना है, टीएसए बताना है। उससे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर देखिए इसकी साइड 6 है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चाहे उसका लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सभी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड के पास आपका होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखिए जब हमने पहले देखा था तो ये इसकी जो लेंथ थी सिर्फ 6 थी, ओके। इसी में अगर हम आगे जाएं तो फिर से एक 6 लेंथ और जुड़ेगी, और इधर जाए तो 6 और जुड़ेगी। तो इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो ये टोटल वाली हो जाएगी। तो ये 6 हमारा 3 टाइम्स ऐड होके कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रेथ अभी भी वही है। ब्रेथ पहले भी 6 थी, ओके, अभी भी क्या है, 6 ही है। तो ये ब्रेथ अब पहले भी 6 थी, अभी भी 6 है। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, जो उसकी साइड के बराबर है। और हाइट अभी भी उतनी ही है, यहाँ भी हाइट सेम है, आगे भी हाइट सेम है, तो हाइट अभी भी 6 ही है। अब जो शेप आया है वो क्यूबॉइड, उसका हमें टीएसए निकालना है। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, सारे सरफेसेस मौजूद हैं तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट करते हैं, 2L की वैल्यू है हमारी 18, B की है 6, फिर है 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 18। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 108 प्लस 36 प्लस 108। ऐड कर लेते हैं, 22 3 5 252 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टिंग आंसर आ चुका है, ओके। काफी इजीली आप इसको क्लियर कर लेंगे, बस आपको ध्यान से इसको करना है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of APs 9 7 5 and 15 12 9 आर द सेम। n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, हमसे पूछा है उसने, ठीक है। तो n की किस वैल्यू के लिए आपका जो दोनों का nth टर्म होगा, nth टर्म अगर मैं इस एपी की बात करूं, पहली वाली एपी जो कि आपके लिखी थी 9 7 5, इसको मैं बोल देता हूं AP1। तो इसका जो a होगा वो होगा आपका 9, d आपको पता है 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2, बिकॉज AP डिक्रीज हो रही है। और इसके nth टर्म को मैं नाम देता हूँ an, वो हमको नहीं पता। ऐसी एक और AP है वहां पर, उसको मैं बोल देता हूँ AP2, और AP2 की वैल्यू कितनी है, 15 12 9। इसके हिसाब से जो a होगा इसको हम अलग कैपिटल लेटर में दिखा देते हैं, 15। डी करेंगे कैलकुलेट तो 12 माइनस 15, ये भी डिक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। और इसके जो nth टर्म है उसको हम कैपिटल AN बताते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे, मतलब AN और कैपिटल AN इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। nth टर्म क्या होंगे, आर सेम, सेम या इक्वल, ठीक है। अब nth टर्म जैसे ओपन करते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू सेम रखनी है बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू के लिए बात करिए, ठीक है। अब यहाँ कहीं कैपिटल N नहीं रख देना आपने। यहां पर सॉल्व करते हैं तो a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 9, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू हमारी -2, आगे a की वैल्यू फाइंड पुट करते हैं 15, n -1 और d हमारा -3। देखिए अब कैलकुलेट करते हैं, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, तो मैं इसको साथ में लिख देता हूँ। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि बाहर तो प्लस ही है तो साइन जो आएगा वही वाला होगा। यहाँ पर 15, देखिए यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3n, तो मैं इस साइन को सीधे लिख देता हूँ। यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा 3n, फिर अगेन इनकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर नंबर के साथ सॉल्व होगा, दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2n। 15 के पास 3 गया तो ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस 3n। अब नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करेंगे और n वाले को n वाले टर्म के साथ। तो यहाँ -3n को मैं इस साइड लेके आया तो बन जाएगा प्लस का 3n, और 11 वहाँ 18 के पास जाएगा तो माइनस का 11। 3n माइनस 2n हो जाएगा n, और 18 माइनस 11 हो जाएगा 7। तो सेवन्थ वैल्यू के लिए दोनों टर्म्स हमारे क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ओके, ये बात क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, दोनों को an को इक्वल रख के सॉल्व कर देना है, n की वैल्यू को कॉमन रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 6 को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन फिगर 2 PQ एंड PR आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल centered at O if angle OPR equal to 45 degree then prove ORPQ is square। जो ORPQ है उसको स्क्वायर प्रूफ करना है, ये जो बीच में शेप आ रहा है आपको क्या प्रूफ करना है, इसको स्क्वायर। देखिएगा इसको, डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर हमें एक सर्कल दे रखा है जिस पर सेंटर O है और दो टेंजेंट हमारी ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे आउटर पॉइंट P से। पहली टेंजेंट है PQ और दूसरी है PR। इधर यहाँ पर रेडियस को भी ज्वाइन कर रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये, और जो ये एंगल है आपको OPR ये भी दे रखा है कितना, 45 डिग्री। आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर होगा ये शेप। अब ये स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको पहले ही मैं बता देता हूँ कि एडजेसेंट साइड जो होती हैं, जो आपकी एडजेसेंट साइड्स वो आपकी इक्वल आनी चाहिए, और सारे जो एंगल्स हैं, ठीक है, ऑल एंगल्स जो वर्टिसेस पे एंगल है ना ये वाले, सभी ये कितने आ जाने चाहिए, 90 आ जाने चाहिए, तो हमारा स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो हम यही करेंगे अब यहाँ पे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। देखिए अब इसको कॉन्ग्रेंट करते हैं। कॉन्ग्रेंट करने से पहले आपको पता है कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 90 का एंगल बन जाएगा। हम पहले लिख लेंगे। तो अब मैं ट्राइंगल लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR। सबसे पहले जो हमारा 90 का एंगल हमने लिखा है वो लिख लेते हैं, OQP इक्वल्स टू एंगल ORP ईच 90। आगे OP इक्वल्स टू OP कॉमन हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा रेडियस है वो इक्वली होता है, तो जो OQ इक्वल्स टू OR रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हम लिख देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब देखिए यहाँ क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, 90 एंगल लिया है, उसके सामने वाली साइड ली है और एक रेडियस लिया है, तो ये RHS है, तो बाई RHS राइट हाइपोटेनस साइड ट्राइंगल OPQ कॉन्ग्रेंट आ चुका है ट्राइंगल OPR के। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट क्यों किया, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल है हमारा इसको भी हम आराम से 45 कह सकते हैं, क्योंकि CPCT से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो बाय CPCT आप कह देंगे जो एंगल आपका OPQ है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये नीचे वाले एंगल के बराबर आ जाएगा CPCT से, तो OPR के बराबर आ जाएगा। और OPR की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 45, तो दूसरा भी 45 हो गया। अब हम इस पूरे एंगल को कितना बोल सकते हैं, दोनों को ऐड कर ले तो 90 बोल सकते हैं ना, तो हम इसको 90 बोल देंगे। तो यहाँ पर अगर हमें QPR की वैल्यू निकालनी है, QPR मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला एंगल जो हम निकालेंगे ये हमारा आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो 45 और 45 को ऐड किया
ये कितना आ गया 90 डिग्री। अब 3 एंगल 90 आ चुके हैं, ये कॉर्नर वाला, ये साइड में भी 90 है, तो बीच में भी 90 बनेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल के 360 वाले से। अगर 3 एंगल 90 है तो चौथा भी 90 हो जाएगा। तो एंगल क्यू ओ आर जो ये बीच में एंगल बन रहा है ये भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, सारे एंगल्स तो 90 हो चुके हैं। अब एडजेसेंट साइड तो देखिए रेडियस तो इक्वल था ही, इधर ये हमारे क्या है टेंजेंट भी इक्वल होती है, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर भी होगा। सीपीसीटी से भी कह सकते हैं क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, वरना हमें पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये भी इक्वल हो गया, सारे एंगल भी इक्वल आ गए। हेंस ओ आर पी क्यू क्या बन जाएगा हमारा इज स्क्वायर। ओके, एडजेसेंट साइड और एंगल इक्वल आने की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सेक्शन बी में। यहाँ हमारे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के होंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7th का ए पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से चेंज किया है, पिछली बार जो क्वेश्चन था वो इस बार डिलीट हो चुका है, तो हमने खुद किया है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट सेंटर इज 60 डिग्री। आपको माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। यहाँ पर आपका सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, हम लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। सेक्टर हमारा 2 रेडियस और आर्क से बाउंडेड रीजन को बोलते हैं। छोटा पार्ट है तो इसको बोलते हैं माइनर। ओके, तो ये हमारा माइनर सेक्टर है। बीच में एंगल दे रखा है यहाँ पर, तो एंगल की वैल्यू दे रखी है थीटा, इसको बोलते हैं, वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। पाई की जो वैल्यू यूज करनी है वो आपकी 3.14 लेनी है। अब ये माइनर सेक्टर को निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर यूज कर लेंगे। माइनर वाले की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपको 3.14 बोली है, वो रख ली। आर की वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है, तो 6 रख लिया। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कट गया, 6 टाइम्स, 6 से 6 कैंसिल हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब आपको निकालना था एरिया मेजर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप ऊपर का एंगल निकाल के मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगा लें, वरना टोटल सर्कल में से हमें पता है कि अगर टोटल सर्कल में से ये वाले पार्ट को माइनस कर दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ये कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल एरिया ऑफ सर्कल हुआ, उसमें से माइनस कर देंगे 18.84 जो कि स्मॉलर जो हमारा माइनर सेक्टर है उसको, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं 18.84। पाई की वैल्यू आई 3.14, 6 हमारा रेडियस आई 18.84, 6 6 36। अब 3.14 की 36 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 3 11 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 113.18.84। अब दोनों को माइनस करते हैं, तो जब दोनों को माइनस करेंगे 113.04 को 18.84 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये था आंसर। इसका जो और वाला पार्ट है वो कर लेते हैं अब। और वाला पार्ट भी मैंने अपनी तरफ से सेलेक्ट किया है। इसमें लिखा हुआ है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to sum of the ages of his children. Find the present age of the father. एज दे रखी है फादर की, अब हम पहले इसको प्रेजेंट एजेस को मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये हमने बोल दिया x ईयर, और जो चिल्ड्रन है 2 उनका सम दे रखा है। याद रहे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि सम बोल रखा है, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, इसको आपको एक ही वेरिएबल लेके चलना। तो अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन फादर की एज क्या है डबल है, डबल मतलब 2 गुना है किसकी
सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो सम ऑफ एजेस को हमने एक ही वेरिएबल माना y, तो ये हो जाएगा 2y, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या रखा है, आफ्टर 20 ईयर्स। अब देखिए 20 साल बाद, तो जब 20 साल बाद की बात आई है तो एज बढ़ेगी, फ्यूचर टेंस की बात आई है तो याद रखेंगे कि फादर की एज में 20 ऐड होगा, तो यहां पर इक्वल बोला है, इक्वल हो जाएगा किसके, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, और सम ऑफ एजेस हमने y लिया था। अब 20 साल बाद इसकी एज में भी तो 20 बढ़ेगा ना, लेकिन यहां पर क्योंकि दो बच्चे मौजूद हैं तो दोनों की उम्र में 20 और 20 बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों की एज में, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग देखेंगे ना, एज 20 तो दोनों में ऐड होगी ना, तो दोनों में ऐड कर देना है, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू वाई प्लस 40 आएगा, ना कि y प्लस 20 रख के आप कर दें, क्योंकि वहां दो लोग मौजूद हैं। अब यहाँ x की वैल्यू आपको दे रखी है, आप यहाँ पे इसको पुट कर लिए, तो 2y प्लस 20 इक्वल्स टू वाई प्लस 40। y के पास y को लेके आते हैं, नंबर के पास नंबर को लेके जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 2y माइनस वाई वाई, और 40 में से 20 माइनस किया गया 20। ओके, अभी जो मैंने बात कही आई होप वो क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर फादर की एज की बात करी जाए, प्रेजेंट एज x थी और वहां दो बच्चे, इनकी एज का सम है मिला के y। ओके, दोनों की एज का मिला के सम y बोल रखा है, लेकिन 20 ईयर बाद ये तो देखिए 20 बढ़ेगा। अब यहां पर अगर हम बात करें 20 ईयर बाद, तो इसकी एज जो भी थी पहले, क्योंकि मिक्स दे रखा था हमें, एक साथ बताया था y, तो इसकी एज में 20 बढ़ेगा, साथ साथ इसकी भी तो एज में 20 बढ़ेगा, तो ये 20 आपको दो बार जोड़ना पड़ेगा उस y में। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं, कर देते हैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो x इक्वल टू 2y था आपका इक्वेशन 1 में, आप देख सकते हैं, तो x इक्वल टू हो गया 2 इंटू 20, जो कि आ गया 40 ईयर्स। ओके, तो ये फादर की एज आ चुकी है, एज ऑफ फादर हमें निकालना था, एज ऑफ फादर जिसको हमने x माना था, और वो आ चुका है कितना, 40 ईयर। द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 and 28 मीटर आर कनेक्टेड विद द वायर। द वायर इज इंक्लाइंड टू अ हॉरिजॉन्टल at an angle 30 degree. Find the length of the wire and distance between two poles. दो पोल हैं, एक है आपका 20 मीटर का और एक है 28 मीटर का। इनके जो टॉप हैं, टॉप यहाँ पे जैसे ये टॉप ए है और ये इसका टॉप बी है, ये दोनों कनेक्ट हैं एक वायर से। वायर जो इंक्लाइंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड, मतलब यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपको बताना है लेंथ ऑफ द वायर, ये जो लेंथ है वायर की, साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे कर लेते हैं पहले क्लियर, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। अब जितना, और यहाँ पे डी बोल देते हैं और यहाँ पर ई बोल देते हैं, तो जितना ए ई होगा उतना सी डी भी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये भी कितना होगा 20, और पूरी हमें 28 दे रखी है। हमें बी से सी तक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें ये वाला ट्राइंगल देखना है, यहाँ वाला ये वाला, तो बी से सी तक की वैल्यू कितनी आएगी, पूरे 28 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8 मीटर। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं हम, इस ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है, इतनी वैल्यू को एक्स बोला है, इसको वाई बोला है, और यहाँ पे आ चुका है 8। अब जो वैल्यू एक तो गिवन है वो ले लेंगे, और एक जो हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू, तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे आपका है बेस, तो रेशियो है 10 का, तो 10 एंगल था 30, परपेंडिकुलर है 8 और बेस है y। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू आ गई 8√3। इस y को ही हम डिस्टेंस बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। एक और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन का रेशियो, तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के पास 2 चला गया, तो ये हो जाएगा 8 2 16 मीटर। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काफी इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। द वेट इन केजी ऑफ 50 वाइल्ड एनिमल्स ऑफ नेशनल पार्क वर रिकॉर्डेड। हमें मीन वेट फाइंड करना है, तो हम इसे अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। ओके, यहाँ पे कह रखा है इसलिए टेबल दे रखी है आपको,
वेट वाला जो पार्ट है वो आपका क्लास की फॉर्म में दे रखा है और नंबर ऑफ एनिमल वाला पार्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास हो गई और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो क्लास दे रखी है आपकी 100 से 110, नेक्स्ट है 110 से 120, फिर है आपका 120 से 130, नेक्स्ट है 30, 40 और लास्ट में 150। फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमें 4, 12, 23, 8 एंड 3। तो सबसे पहले हमें मीन में चाहिए होता है एक्सआई। एक्सआई का मतलब क्या है? क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है हमारा क्लास के बीच का नंबर, जिसके लिए हमने बता रखा है, ठीक है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है पूरा मीन मीडियन मोड पे, सारे टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उसको देख लीजिए, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये इसके बीच का नंबर होता है। जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख लो, जैसे 100 और 110 के बीच में आता है 105, और ऐसे नेक्स्ट में 115, 125, 135 एंड 145। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। क्लास मार्क होता है हमारा एक्सआई, जो कि होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो आप दोनों को ऐड करेंगे नंबर्स को, जैसे 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 105 मिलेगा। डायरेक्टली दिख रहा है तो डायरेक्टली लिखेंगे। अज्यूम मीन मेथड से करूंगा इसे। अब अज्यूम मीन मेथड क्या होती है? इसमें आप एक्सआई में से एक वैल्यू को चुन लेते हैं, ठीक है। और ये कोई बीच की वैल्यू होगी आपकी, जिसको आप बोलते हो अज्यूम मीन। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ए होता है, क्योंकि हमारा आंसर इसी के आसपास आएगा। तो अज्यूम मीन आपने एक वैल्यू चुन ली और बीच की वैल्यू चुनना, ठीक है। अगर बीच में कोई दो नंबर आ रहा है तो कोई भी चुन लो। तो बीच की वैल्यू चुन ली। अब आप निकालते हैं डी आई। डी आई को बोलते हैं डिविएशन। अब डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स आई क्या है? ये जो सारी वैल्यूज हैं वो एक्स आई है। तो पहली एक्स आई वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, तो 105 में से 125 गया तो ये आया माइनस का 20। ओके, बिकॉज आपका 105 एक्स आई है और ए फिक्स है 125। कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 20 तो आएगा। तो इसी तरीके से सभी को कैलकुलेट कर लेंगे एक एक करके। नेक्स्ट वाले नंबर को करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 10, अगले में खुद से करेगा तो 0, फिर आपका ये वैल्यू प्लस होना शुरू कर देगा। ये एक सीक्वेंस देता है, इसलिए बीच की वैल्यू चुनना सही रहता है। चुन तो हम कोई वैल्यू सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो टेबल बनेगा उसमें आपको एफ आई डी आई की टेबल बनानी है, ठीक है, अज्यूमिंग मेथड में, बिकॉज की नीड होती है। अब एफ आई डी आई क्या है? तो एफ आई आपका 4 है और डी आई आपका 20 है माइनस का, तो पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस का 80। सेकेंड 12 इंटू 10 120, अगला है तो 23 और 0, तो ये हो जाएगा 0, और 8 की 10 से करी प्लस का 80, और लास्ट में 3 की 20 से करी तो 60 प्लस का। अब देखिए माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर तो एक दूसरे को कट कर देंगे। 120 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 60, क्योंकि माइनस और प्लस होता है माइनस, और साइन आएगा माइनस का बिकॉज 120 बड़ा है। अब ये वैल्यू किसकी है? सिग्मा एफ आई डी आई की, बिकॉज यहाँ पे नीड होती है आपको सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा मीन सम। आंसर आपको 50 वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बोले थे तो 50 होगा एफ आई का सम। आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं दिया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या? अज्यूम मीन मेथड का मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। रख देते हैं वैल्यू। ए हमने जो वैल्यू मानी थी अज्यूम मीन में की 125, एफ आई डी आई हमारा कितना है? ये हमारा आया माइनस का 60 और एफ आई का सम आया 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए 6 में को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो आएगा 1.2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1.2। अब 125 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 123.8। ओके, तो ये था हमारा आंसर। और जो हमने अज्यूम करा था नंबर, इसके आसपास ये नंबर होगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 10th क्वेश्चन में फाइंड करना है मीडियन, और सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियन में आपको जो टेबल दे रखी है क्लास, वो दे रखी है 1400 से 1550, 1550 से 1700, 1700 से ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कोई कोई बहुत इजी आ गए हैं, तो आप प्लीज़ ये मत सोचेगा कि मैंने इजी क्वेश्चन लिए। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो ये करा दिए जा रहे हैं। ये बस प्रैक्टिस पे है, आपकी जितना प्रैक्टिस अच्छी होगी, कैलकुलेशन कई बार छोटी छोटी भी गलत हो जाती है, तो आप इसको खुद से करिए। अब देखिए
मीडियन में आपको एक तो सी एफ की नीड होती है। सी एफ क्या होता है? सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। वो कैसे निकलती है? फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को पहले सबसे पहले लिख के फिर ऐड करते रहते हैं। तो 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका? 19। फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 44। फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो आएगा 54। ओके, ये जो होता है हमारा एन होता है इसका टोटल, जो कि हमारा लास्ट नंबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि इनको सम करोगे तो लास्ट में ही आएगा। अब मीडियन क्लास कैसे चुनते हैं? तो आप n बाई 2 करते हैं। n हमारा जो नंबर आया था 54 टोटल सम, डिवाइड किए तो हमें मिला 27। सी एफ में जो 27 से बड़ी वैल्यू है उसको चुन लेंगे। तो 19 से ऊपर आपका 44 सी एफ में ध्यान रखना है, सी एफ में, ठीक है, ये वैल्यू आ रखी है। ये क्या आ चुकी है? ये आपकी मीडियन क्लास आ गई है। मीडियन क्लास। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स होते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाले टर्म को बोलते हैं एफ, ठीक है, इसको बोलते हैं एल, जैसे मोड में बोलते थे। बीच में जो गैप है 1850 में अगर 1700 को माइनस करेंगे तो 150 मिल जाएगा। और सी एफ ध्यान रखेंगे, सी एफ इसको नहीं चुनेंगे, इसके ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो सी एफ हमारी प्रिसीडिंग वाली वैल्यू होती है जो कि है 19। सारे टर्म्स लिखने के बाद हम फॉर्मूला लिख देते हैं मीडियन का। तो मीडियन इक्वल्स टू होता है हमारा एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 1700, एन बाई 2 हमारा 27 आया, सी एफ ऊपर की वैल्यू है ध्यान रहे, और एफ की वैल्यू हमारी 25 है और गैप 150 का। कैलकुलेट कर देते हैं। 27 में से 19 गया, माइनस करते हैं तो आता है 8। 25 से हम इसको कट कर देंगे 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा हमारा 1700 प्लस 8 6 48, ऐड किया तो आ गया 1748। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आ जाते हैं सेक्शन सी पे। यहाँ पे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन ए पार्ट, इन फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर O and O dash of radii 2r and r respectively touch each other internally at a chord AB of bigger circle meets the smaller circle at C. Show that C bisects AB. ओके, आपको ये शो करना है कि जो ये C है, ये वाला पॉइंट, ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रूफ करना है AC इक्वल टू सी बी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, हम इसको करते हैं अब। तो इसके लिए फिर से मैं इस डायग्राम को दोबारा बना लेता हूँ। ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका O है, और इसके अंदर एक और सर्कल है जो कि टच कर रहा है ए पॉइंट पे। इस ए पॉइंट से आगे इधर बी तक बड़े सर्कल में एक कॉर्ड बना रखी है। अब इसका सेंटर जो दे रखा है वो ओ डैश दे रखा है छोटे वाले सर्कल का। इसका रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखा है, और ये जो बड़ा रेडियस दे रखा है आपको 2r। ओके, अच्छा ये स्मॉल आर है तो ये हिस्सा भी कितना होगा? स्मॉल आर होगा। तो एक तरीके से ये टोटल भी कितना हो गया? आर प्लस आर, 2r ही तो हो जाना है, ठीक है। और यहाँ इधर कनेक्शन बना रखा है इसके साथ, और ये पॉइंट हमको बोल रखा है सी पॉइंट। अब यहाँ पर क्या करें हम? इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा सी पी सी टी से। तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ सी ए। क्या क्या चीज़ें बराबर? देखिए अभी हमने देखा ना, ये पूरी लाइन 2r है और इधर भी ये पूरी लाइन 2r है, तो ये दोनों साइड बराबर आ गई। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया? इक्वल है। ये क्या आ गया? इक्वल, जिसको हम बोल सकते हैं बोथ इक्वल्स टू 2r, दोनों की वैल्यू 2r है। नेक्स्ट ओ सी इक्वल टू ओ सी। ओ सी हमारा यहाँ पे कॉमन है दोनों में, क्योंकि दोनों में ही आ रहा है। इसके बाद अब देखिए, किसी सर्कल में अगर किसी सर्कल पर अगर ट्राइंगल बनाता है तो यहाँ पे कितने का एंगल बनता है? 90 का। तो ये देखिए, ये डायमीटर तो है ये छोटे वाले सर्कल का, और यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है तो लीनियर फिर से इधर भी 90 हो जाएगा। ओके, तो एंगल ओ सी बी बराबर होगा एंगल ओ सी ए, क्योंकि एंगल ओ सी ए वो 90 डिग्री है।
हम बता देंगे यहाँ पे एंगल ऑन सेमी सर्कल, तो ये कितना हो गया ईच 90, तो 90 का एंगल मिल गया, उसके सामने वाली साइड मिल गई और एक साइड और मिल गई, तो ये हो जाएगा हमारा बाई आर एच एस ट्राइंगल ओ सी बी कॉन्ग्रेंट आ गया ट्राइंगल ओ सी ए के। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो ए सी इक्वल टू सी बी आ गया, क्यों, बाई सी पी सी टी, उसी का पार्ट था ना ये, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ये और ये वाला पार्ट। अब जब इक्वल आ गया तो मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, सी वाला पॉइंट, तो हेंस सी बाइसेक्ट ए बी। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फिगर 4 O is the center of circle of radius 5 centimeter. PA and BC are tangents to a circle at A and B respectively. If OP equal to 13 centimeter, then find the length of tangent PA and BC. आपको PA और BC टेंजेंट की लेंथ बतानी है। ओके, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक और फिगर में बना के सारे बता देता हूँ। यहाँ पे सेंटर O है, ये आपका A पॉइंट है, रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओ से एक्सटर्नल पॉइंट पी की डिस्टेंस भी दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, और पी ए आपके टेंजेंट है। यहाँ एक और एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है सी, जो कि यहाँ इस पॉइंट पर आपका टेंजेंट बना रहा है बी पर। आपको वैल्यू निकालनी है ए पी की और सी बी की, ओके, या बी सी की। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि टेंजेंट जो आपकी ए पी है और जो ये ओ ए है रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो रेडियस ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पी के, तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बना के यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। 90 डिग्री ये हो जाएगा ए ओ पी, से रखे 13, रेडियस आपका 5, तो आराम से आप ए पी को कैलकुलेट कर लेंगे। ए पी कितना आएगा, तो पाइथागोरस लगाते हैं, सामने हाइपोटेनस है, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, बिकॉज ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो 13 स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 में से 25 माइनस हुआ, ये आ गया 144, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ये किसका होता है 12 का। ओके, तो हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, साइड पॉजिटिव वाली ले लेंगे क्योंकि रूट के बाहर दो वैल्यू आती है। अब ये पूरी वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस था। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो रेडियस हुआ ना, सेंटर से एंड पॉइंट। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी से पी तक की वैल्यू। तो बी से पी तक अगर वैल्यू निकालनी है तो ये पूरी वैल्यू में से 13 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो ये बी से पी तक की वैल्यू आ जाएगी। नाउ हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है सी से बी तक की, इसको हम कुछ मान लेते हैं एक्स। सी से बी तक की वैल्यू को हमने मान लिया एक्स। अब हमें पता है कि जो आउटर पॉइंट होता है उससे जो टेंजेंट होते हैं इक्वल होती है, तो सी से बी तक जितना होगा उतना ही सी से ए तक होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो ये एक्स मान है तो ये भी क्या हो जाएगी एक्स। इतने पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं 12 माइनस एक्स, 12 में से एक्स को माइनस कर देंगे, 12 बड़ी वैल्यू है उसमें से एक्स को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब ये मैंने क्यों किया है देखिए, क्योंकि हमें एक और ट्राइंगल यहाँ पे मिल रहा है। ये पॉइंट बाहर का पी था, ये देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ बी है, ये पॉइंट सी था और ये है बी। इतनी वैल्यू को मैंने बोल दिया 12 माइनस एक्स, यहाँ पे आ चुका है आपका 8, और ये वैल्यू को हमने x माना था। लीनियर पेयर से यहाँ भी तो 90 बनेगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जहाँ बनती है तो यहाँ पे 90 बनता है। ओके, तो लीनियर पेयर से यहाँ 90 बन गया। अब यहाँ लगा देता है पाइथागोरस, सामने हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी
इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 144 माइनस 24x इक्वल टू 64। नंबर को हम नंबर के पास लेके जाते हैं, तो -24x इक्वल टू 64 माइनस 144, ये हो गया 24x। अब 144 में से 64 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 80, वो भी माइनस का साइन बड़ा है उसका इसलिए। अब ये आ जाएगा 80 अपॉन 24। कट कर देते हैं, दोनों नंबर 8 से कट हो जाएंगे, 8 3 ज़ा 8 10 ज़ा, तो फाइनली आपका आ गया 10/3। और यही x जो है ये आपने सी बी को माना था, तो सी से बी तक की वैल्यू भी आ चुकी है 10/3 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है 12। केस स्टडी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा आपको। 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 10 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टेट हाईवे है जो कि लीड कर रहा है एक टावर को, ठीक है। अब हमने एक टावर बना दिया, एक आदमी है जो कि इस टावर के टॉप पर है खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट पर वो आदमी है। अब वो एक कार को देख रहा है, यहाँ से एक कार है, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से एक कार आ रही है, और ऊपर से जब नीचे देखेगा तो यहाँ बनेगा डिप्रेशन, और डिप्रेशन बनेगा तो यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ेगी। वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री, अल्टरनेट पेयर से यहाँ भी 30 आ जाएगा। 10 सेकंड बाद, ठीक है, 10 सेकंड बाद उसने क्या देखा कि जो एंगल वो चेंज होके 60 डिग्री हो चुका है। जब वो कार की तरफ अप्रोच कर रही थी, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यहाँ होगा, तो उसकी तरफ अप्रोच कर रही थी, तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अल्टरनेट से यहाँ भी कितना पहुंच जाएगा 60 डिग्री। अब ये 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ठीक है। आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा इसको फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में। ओके, लगेगा डी से सी तक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डी से सी तक की वैल्यू निकालते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ एक्स, इतनी वैल्यू को मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो डायग्राम हमने बना दिया है। तो पहली बार, और इसकी हाइट हमको पता नहीं, उसकी हाइट को कुछ मान लेते हैं एच। तो पहली बार मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए सी डी, 10 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब 10 60 की वैल्यू होती है √3, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x√3 इक्वल टू एच, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ए सी बी को, इन ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ हो जाएगा 10 30, परपेंडिकुलर है एच। इस बार बेस ये टोटल है, पूरे को हम ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई, 10 30 की वैल्यू 1/√3 जगह x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू h√3। यहाँ पर आपके h की वैल्यू आ चुकी थी तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू h की वैल्यू थी आपकी x√3, इसकी जगह पे रख दिया, और एक √3 और है आगे, उसको भी लिख लिया। √3 हो जाएगा 3x, x प्लस वाई, ठीक है। x वाले पार्ट को x के पास ले जाते हैं, तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x। ये आ गया आपका y की वैल्यू x के टर्म्स में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, हमने देखा था कि जो B से D तक पॉइंट है, जो B से D तक पॉइंट है, यहाँ तक जाने में उस कार को 10 सेकंड लगे थे, मतलब y। तो y मीटर हमने माना था ना, y मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा था 10 सेकंड। तो x मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, x मीटर जाने में ही तो टाइम हमें निकालना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो t यहाँ पे जाएगा y के पास, y इंटू टी, और x जाएगा यहाँ 10 के पास में। ओके, t हमको निकालना है, तो 10x अपॉन वाई आ गया। ऊपर हमने y को x के टर्म में निकाल लिया, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 10x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2x, कैंसिल कर दिया, 2 से 10 कट गया कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड लगेगा, ठीक है, टाइम निकालना था।
तो पहले हमने डिस्टेंस को उसके टर्म्स में निकाल के यहाँ पे रख के यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दिया। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस जिनको हमने यहाँ सॉल्व किया। इसके बाद आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो मैं इसको पार्ट 2 में करूंगा। और प्लीज अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपने क्वेश्चन करे और आपको समझ में आया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसका सेकंड पार्ट मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज इसको कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।